हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, हमारी कंप्यूटर वाली जो क्लासेस चल रही थी उसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक का नाम है हमारे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं डिजिटलाइजेशन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी है क्या। पहले सूचना प्रौद्योगिकी को देखेंगे, फिर जो अधिनियम 2000 है उसमें कितने अध्याय है, कितनी धाराएं हैं, उसके बारे में देखेंगे। और जो मेन धाराएं हैं जहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम में, बस उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर मतलब उन्हीं धाराओं को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक आज का, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारी क्लास का, और फिर आपका कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट। चलिए, टॉपिक का नाम है हमारे सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी। हाँ जी, यस, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं एवं डिजिटलाइजेशन, कि इसके बारे में हमें पढ़ना है। जो डिजिटलाइजेशन है उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई ऑनलाइन के क्षेत्र में जो है क्या क्या ऐसे राजस्थान सरकार के द्वारा जो है क्या क्या प्रयास किए गए हैं ना, कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और मतलब बिल्कुल डिटेल से नहीं, जो शॉर्ट और स्वीट तरीके से हम पढ़ेंगे कि भाई जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, तो हम इसको कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एंड डिजिटलाइजेशन। ठीक है, चलिए, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहली बात तो कि भाई ये तो क्या बोलते हैं इसको कि सूचना किसे कहेंगे भाई। कंप्यूटर में मेन काम क्या है, कंप्यूटर क्या कार्य करता है। कंप्यूटर को जो भी आपने डाटा इनपुट किया उस इनपुट डाटा को वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद वो उसे इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। और जब हम अपना डाटा किसी को शेयर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो मतलब हम उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में ही शेयर करते हैं। तो एक तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ है कि आप कहीं से सूचना को एकत्रित करेंगे, मतलब कहीं से आपने सूचना है जो इकट्ठी कर ली है, एकत्रित कर ली है, और उसके बाद में उसको आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, मतलब सूचना का भंडारण भी आप कर सकते हैं। फिर सूचना को प्रोसेसिंग के लिए भी छोड़ सकते हैं। भाई हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, जो डाटा आपने उसको इनपुट कर दिया है उसको प्रोसेस करेगा और उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करेगा। तो आप सूचना की प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, सूचना का प्रसार भी कर सकते हैं, और सूचना का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भाई हमारे जो है कि भाई कंप्यूटर के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता क्यों हुई, कि जहाँ हमारा कंप्यूटर के काम की हम बात करें तो कंप्यूटर का यही काम है, डाटा को प्रोसेस करना, उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना। और वही एक इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के टर्मिनोलॉजी में या विभिन्न प्रकार के नोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर कि भाई ये जो हमारा टॉपिक है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सूचना का या सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ, अगर सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ के बारे में बात करें तो सूचना का एकत्रीकरण, सूचना का भंडारण, सूचना का एकत्रीकरण, सूचना का भंडारण, सूचना की प्रोसेसिंग, सूचना का प्रयोग और सूचना का प्रसार। ये काम होता है किस पे भाई, सूचना प्रौद्योगिकी। और अगर बात करें कि आज के टाइम में हम बात करें तो हमारा जो मतलब ऑनलाइन वर्क हो रहा है वो सब कुछ किससे रिलेटेड है भाई, वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही हो रहा है। आप मोबाइल से किसी को अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, किसी को आप अपनी फाइल सेंड कर सकते हैं, किसी को आप अपना पीडीएफ मतलब किसी भी चीज़ की आप डॉक्यूमेंट की पीडीएफ उसको सेंड कर सकते हो। ये सब कुछ इतना आसान कैसे हो पाया, जब सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्ट हुई।
सूचना प्रौद्योगिकी बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये आपको एक ही चीज़ समझनी है कि भाई हमारा जो ऑनलाइन वर्क है वो ऑनलाइन वर्क इतना इजी तरीके से कैसे हो पा रहा है, सही समय पे कैसे हो रहा है, बिना किसी गड़बड़ी के कैसे हो पा रहा है, उस सब के अंदर ही हमारी क्या है भाई, सूचना प्रौद्योगिकी है। अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मेन सूचना प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इसके द्वारा हम सूचनाएं एवं डाटा को बहुत ही तेज स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचा सकते हैं। भाई हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, हम राजस्थान के निवासी हैं और हम दूसरे देश में बैठे किसी व्यक्ति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इस कैसे पॉसिबल है भाई, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण पॉसिबल है। हम यहाँ बैठकर हमारी फाइल्स को, हमारे डाटा को अदर स्टेट में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल है भाई, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण है। तो मेनली ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका अगर हम बात करें तो इसके द्वारा कि भाई इसका यूज़ क्या है, तो इसके द्वारा हम सूचना को बहुत ही तेज गति से के द्वारा ना बहुत तेज या बहुत त्वरित गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जो है अपनी कोई भी सूचना है जो वो पहुंचा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक संचार जो होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक संचार का मतलब आप समझ रहे हो कि एक यूज़र बैठ के अगर कंप्यूटर का यूज़ कर पा रहा है, यानी यूज़र अपनी बात कंप्यूटर को पहुंचा पा रहा है, तो ये जो इंटरफेस हो रहा है या ये जो इलेक्ट्रॉनिक संचार है वो भी क्या है भाई, सूचना प्रौद्योगिकी का ही एक हिस्सा है। प्रमुख घटक माना गया है इलेक्ट्रॉनिक संचार को, इसलिए इसे सूचना एवं हम जो है इस सूचना प्रौद्योगिकी को सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी ही नहीं कहेंगे, हम इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक संचार चल ही रहा है अभी। आप देखिए कि आप कंप्यूटर पे बैठ के जो है कंप्यूटर से आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो किसी दूर बैठे व्यक्ति से। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से। तो बात करें सूचना प्रौद्योगिकी की, तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी का यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, अब मैं बार बार सूचना प्रौद्योगिकी नहीं बोलूंगी, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बोलूंगी आईटी का। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी का एक मुख्य घटक इलेक्ट्रॉनिक संचार भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक संचार भी होता है। अतः इसे न एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो ये वाला हो गया कि भाई अब इसको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्यों कहेंगे। अब देखो, जब से सूचना प्रौद्योगिकी आई है हमारे बहुत से काम जो है बहुत आसान हो गए। पहले हम लोग क्या करते थे कि डॉक्यूमेंट को एक कागज़ के फॉर्मेट में हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आज इतनी सुविधा है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन भी सेव रख सकते हैं। यानी हमें हर जगह, अगर मान लो कि मोबाइल में हमारे डॉक्यूमेंट सेव है, तो हमें हर जगह वो जो कागज़ वाले डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, या इंस्टेंटली हमें कई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ गई तो हमारे पास हमारे फ़ोन में ही हमारे डॉक्यूमेंट सेव है। तो मतलब ये सूचना प्रौद्योगिकी का हमें सबसे पहला जो प्लस पॉइंट हमारे लिए हुआ कि हमारे लाइफ में सबसे अच्छा इसका इजी उपयोग हमने क्या किया, सबसे इजी उपयोग हमने यही किया कि जो हमारे दस्तावेज थे उनको हमने एक जगह और फ़ोन या कंप्यूटर में जो है हमने उनको सेव कर लिया, ताकि अगर गलती से भी हमारे जो कागज़ वाले डॉक्यूमेंट्स है कहीं खो जाए, कहीं मिस हो जाए या हमें टाइम से नहीं मिले, तो एटलीस्ट हमारे जो दस्तावेज है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमारे डिवाइस में तो सेव है। तो ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट रहा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस सूचना प्रौद्योगिकी का जो है इसका और विस्तार हुआ और फिर एक अधिनियम बना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अभी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है IT एक्ट 2000, इसका मेन उद्देश्य क्या था, ये जो अधिनियम आया ये क्यों आया, इसको लागू क्यों किया गया। इसका मेन उद्देश्य था, इसका मेन एम था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं उनको कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। ठीक है, कि भाई जैसे आपका जो लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, और आपने अपने मोबाइल में डिजी लॉकर में उसको रख रखा है, आप कहीं गए
और बीच में ही आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोक कर अगर आपसे आपका लाइसेंस मांग लिया, तो आपके पास में डिजी लॉकर में आपका लाइसेंस है, अब वो मान्य भी होना चाहिए, उसकी मान्यता होनी चाहिए, अन्यथा ट्रैफिक पुलिस उसको मान भी नहीं सकता है, वो उसको फर्जी मान सकता है, लेकिन उसको वैलिड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? कि जब से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया है और जब से हमने जो है ऑनलाइन में ऑनलाइन में हमारे डॉक्यूमेंट्स को या हमारे इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो हमारे दस्तावेज हैं उनको हमने जब इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव करना स्टार्ट किया डिजी लॉकर के अंदर, तो कानूनी मान्यता भी प्रदान की गई। तो पहला उद्देश्य यही था कि जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं उनको कानूनी मान्यता प्रदान की जाए, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए, और अपराध या उल्लंघन की जो रोकथाम है वो इसका उद्देश्य था। साइबर अपराधों के लिए न्याय और न्याय व्यवस्था लागू करना, ये भी इसका मेन उद्देश्य था। इन सब उद्देश्यों के कारण ही जो है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिनियम 2000 आया, ठीक है। फिर बाद में इस अधिनियम में संशोधन भी हुआ, संशोधन होके इसमें कुछ और एक नया सेक्शन जोड़ा गया, और वो सेक्शन क्या है वो सब कुछ अपन यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो कि यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ना प्रौद्योगिकी ना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अब इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई? वे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें से आपको कहा जाए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का कौन सा उद्देश्य नहीं है। अगर इस तरीके से आपसे पूछ तो भाई आपको इसके मेन उद्देश्य मालूम होने चाहिए, तो सत्य है या असत्य है, ऐसे प्रश्नों में इसको डाला जा सकता है, ठीक है। तो भाई ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है आईटी एक्ट 2000 है, ये जो आईटी एक्ट 2000 है, इस आईटी एक्ट 2000 के मेन 4 उद्देश्य थे। वैसे तो इसके छोटे छोटे और भी उद्देश्य हैं, लेकिन जो मेन 4 उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है? इसका पहला उद्देश्य है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्रदान करना का ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, भाई आपने देखा है कि आप फॉर्म भरने जाते हो, तो फॉर्म भरने जब आप जाते हो तो आपसे ई मित्र वाला आपका सिग्नेचर लेता है और उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालता है। तो आपके जो क्या साइन थे, हस्ताक्षर थे, उनका अब क्या हो गया है? डिजिटलाइजेशन हो गया है। जैसे ही वो कंप्यूटर के अंदर गए हैं स्कैन होके, उसका डिजिटलाइजेशन हो गया, लेकिन वो हस्ताक्षर मान्य भी होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का दूसरा उद्देश्य क्या था? डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान करना। डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान करना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के जो 19 अध्याय हैं और जो इसकी 92 जो इसकी धाराएं हैं, इसकी सेक्शन हैं, उन सेक्शंस में से एक सेक्शन है कि जिसके अंदर अपराध या उल्लंघन की रोकथाम की गई है। भाई आप ऑनलाइन से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का, या हम कह दें कि अगर आप साइबर क्राइम करते हैं, साइबर अपराध करते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए भी इन सेक्शंस में दंड के प्रावधान हैं। तो इसका तीसरा उद्देश्य क्या हुआ? कि अपराध या उल्लंघन की रोकथाम करना। तो इसका तीसरा उद्देश्य है अपराध या उल्लंघन की रोकथाम। उल्लंघन का मतलब है कि जैसे आपने किसी व्यक्ति की यूज़र आईडी चोरी करके और उस यूज़र आईडी का यूज़ आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने क्या किया है कि जो ऑनलाइन की नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, उसका आपने उल्लंघन किया है, तो उसके लिए दंड के प्रावधान है। तो वहाँ पर भी जो दंड के प्रावधान रखे गए हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत ही रखे हैं। तो यहाँ पर तीसरा उद्देश्य है कि अपराध या उल्लंघन की रोकथाम, ठीक है। क्योंकि अगर दंड का प्रावधान होगा तो व्यक्ति अपराध करने से डरेगा, उल्लंघन करने से डरेगा। और अगर दंड का प्रावधान नहीं होगा तो हर जगह आप देख लो कि आपका ऑनलाइन डाटा बिल्कुल सिक्योर नहीं हो सकता, आपका ऑनलाइन डाटा कभी भी चोरी हो सकता है, आपकी यूज़र आईडी कभी भी चोरी हो सकती है, और आपके कंप्यूटर के साथ में ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर के सारे डेटा को नष्ट करने के लिए
जो है आपके कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम को सेंड कर दे, जैसे कि वायरस जैसे प्रोग्राम को सेंड कर दे, तो आपके कंप्यूटर से सारा डाटा नष्ट भी हो सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो और आपको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप से अपराध या उल्लंघन की रोकथाम के लिए भी यहाँ पे दंड के प्रावधान है, तो ये भी इसका मेन उद्देश्य रहा है। फिर हम बात करें कि सबसे मेन उद्देश्य कि साइबर अपराधों का, साइबर अपराध, साइबर अपराध जैसे किसी को धमकी भरे मैसेज सेंड करना, या जैसे कोई किसी का डाटा आपने चोरी कर लिया है, या दूर देशों में बैठे हुए कोई ऐसी आपत्तिजनक सूचना या आपत्तिजनक पिक्चर्स वगैरह या कोई ऐसे आपत्तिजनक कमेंट्स आप कर रहे हैं, तो वो सब किस में आते हैं भाई? वो सब साइबर अपराध में आते हैं। तो साइबर अपराध के लिए भी यहाँ पे न्याय की व्यवस्था लागू की गई है। साइबर अपराध के लिए, साइबर अपराध के लिए न्याय की व्यवस्था, व्यवस्था लागू करना। जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, जिसके साथ में मान लो कि ऑनलाइन कोई चोट हुई, आजकल आपको पता है कि बैंक के अकाउंट से अगर आपसे किसी ने आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है वो आपसे ले ली है ना, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है कि जो व्यक्ति जानकार है वो उन फ्रॉड से बच जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इतना ज़्यादा जानकार नहीं है और उससे किसी ने फ़ोन करके और ऐसे कहा कि भाई ये सरकार की ये योजना है या कुछ भी ऐसा है ना, बनकर और आपसे आपकी सारी डिटेल ले ली, तो आपके बैंक से, अकाउंट से आपके पैसे भी क्या हो जाते हैं? चोरी हो जाते हैं। अब इसको भी हम साइबर क्राइम के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो उस समय उस पीड़ित व्यक्ति को भाई उसकी व्यवस्था, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस न्याय की व्यवस्था के जो है उसके लिए भी यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं, और वो किसके तहत है भाई? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत है। इनके ये मेन 4 उद्देश्य हैं। इन 4 उद्देश्यों को आपको याद रखना है। मेनली ये 4 उद्देश्य हैं, बाकी छोटे छोटे उद्देश्य बहुत हैं। छोटे उद्देश्यों की मैं बात करूं तो जैसे कि आप ऑनलाइन से संबंधित, जैसे आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो तो आपकी ईमेल वाली आईडी जो है वो सुरक्षित रहे, आपका ईमेल से किया हुआ डाटा वो सुरक्षित रहे, सुरक्षा के भी यहाँ पे प्रावधान है, मैसेज के भी यहाँ पे प्रावधान है, आपके डाटा सिक्योर रहे उसका भी यहाँ पे प्रावधान है। तो मतलब और छोटे छोटे उद्देश्य हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि मेन उद्देश्य इसके क्या है, तो मेन उद्देश्य इस आईटी के यही है। तो ये चारों उद्देश्य आपको याद रखने हैं। और इस पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि निम्न में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 का एक उद्देश्य नहीं है, या निम्न में से आईटी एक्ट 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये चारों उद्देश्य अगर आपको अच्छे से याद है और अच्छे से समझ में आए तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप गलत नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं कि अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत सरकार के द्वारा ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है कब लागू किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा 17 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को लागू किया गया है। राज्यसभा में इसको कब मान्यता मिली और राष्ट्रपति सहमति से कब ये हुआ, ये सब हम कुछ बाद में देखेंगे। कि जब ये संशोधित हुआ, भाई पहली बार तो ये आ गया, लेकिन बाद में इसमें एक संशोधन भी किया गया और संशोधन करके इसके अंदर सेक्शन 66A जोड़ा गया है ना। वो 66F जो है वो किससे संबंधित है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज की ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है भाई, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 17 अक्टूबर 2000 17 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी 2000 लागू किया गया, लागू किया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया गया। क्लियर है ये बात? चलिए अब बात करते हैं कि जो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया, इसमें टोटल अध्याय कितने थे। जब ये सूचना तकनीकी कानून आया, इसको हम सूचना प्रौद्योगिकी भी बोल सकते हैं और सूचना तकनीकी भी बोल सकते हैं, बात एक ही। जब ये कानून आया तो इसमें टोटल जो है 13 अध्याय थे। कितने? 13 अध्याय थे और 94 धाराएं थी, ठीक है। कितने? 13 अध्याय, 13 अध्याय, लगभग 94 धाराएं थी, यानी 94 तो धाराएं थी, और अध्याय कितने थे भाई? 13 अध्याय थे इसके। चलिए अब इसके बाद में क्या हुआ कि इसी नियम को आगे संशोधित किया गया, और संशोधित कब किया गया? 27 अक्टूबर 2008 को इसको पुनः संशोधित किया गया। तो दोनों डेट आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
अगर हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ना प्रौद्योगिकी अधिनियम ना प्रौद्योगिकी अधिनियम सॉरी, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी संशोधित अधिनियम ना प्रौद्योगिकी संशोधित अधिनियम अधिनियम 2008, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 ये कब लागू किया गया है ना? तो ये लागू हुआ था आपके, मतलब ये सूचना प्रौद्योगिकी संशोधित अधिनियम है, ये कब आया, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये आया है 27 अक्टूबर 2008। कब आया भाई? 27 अक्टूबर 2008। अब ये 27 अक्टूबर 2008 आया, 2008 में आया, लेकिन इसके लिए क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि राज्यसभा में इसको कब मान्यता दी गई, राज्यसभा ने इसको कब पारित किया, और राष्ट्रपति की सहमत से ये पूर्ण रूप से कब पारित हुआ। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, तो राज्यसभा के द्वारा 23 दिसंबर 2008 को, कब? वही 23 दिसंबर 2008 को इसको मान्यता दी गई। तो राज्यसभा द्वारा इसको, राज्यसभा में 23 दिसंबर 2008 में वो, मतलब इसका जो है संशोधित अधिनियम का जो है वो ऑर्डर पारित किया गया, ठीक है, तो अब उसको लागू किया गया। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की सहमति से, तो पूर्णतया राष्ट्रपति की सहमति से अगर हम बात करें, तो राष्ट्रपति की सहमति से ये कब लागू हुआ, ठीक है, तो 5 फरवरी 2009, 5 फरवरी 2009, ये मेन डाटा है इसका, ठीक है। और ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें आपसे ये फैक्चुअल एक डेटा जो है यही पूछे जाएंगे। इनकी डेट्स आपको याद रखनी है कि राज्यसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति की सहमति से कब इसको लागू किया गया, और ये संशोधित अधिनियम कब आया, इसमें कितने अध्याय थे, इससे पहले जब आया तो इसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं थी। अब जब ये संशोधन अधिनियम आया, इस संशोधित अधिनियम के तहत इसमें क्या जोड़ा गया है ना, इसके अंदर जो है, अगर हम बात करें कि भाई मेनली इसको क्या है कि 23 दिसंबर 2008 को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको पारित किया गया, राज्यसभा द्वारा भी और लोकसभा द्वारा भी, ठीक है, लेकिन बाद में से राष्ट्रपति की सहमति से पूर्ण रूप से 5 फरवरी 2009 को लागू किया गया। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या किया गया जब ये संशोधन किया गया। तो इसका जो अध्याय 2 था, उस अध्याय 2 में एक और धारा, अध्याय 2 में धारा 3 में पहला संशोधन तो ये था कि अध्याय 2 के धारा 3 में जहां इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो लिखा हुआ था उसको कर दिया डिजिटल हस्ताक्षर, यानी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह किसको दी गई है? डिजिटल हस्ताक्षर को। पहला संशोधन यहाँ पे यही किया गया और यही संशोधन हुआ। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ तो 66F जो है वो एक नई धारा और जोड़ी गई जो कि साइबर अपराध पे दंड के प्रावधान से संबंधित थी, ठीक है। वो पहले 17 अक्टूबर 2000 को जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ था उसके अंदर वो 66F वाली धारा नहीं थी, ठीक है। तो 2 संशोधन हुए। अब दोनों संशोधन जो है हम यहाँ लिख लेते हैं कि संशोधन क्या क्या किया गया था। तो संशोधन के तहत, किसके तहत भाई? आईटी एक्ट, जो संशोधन अधिनियम है ना, तो आईटी संशोधन अधिनियम, आईटी अधिनियम 2008 के तहत इसके अध्याय 2 में के तहत के अध्याय 2 में धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की डिजिटल हस्ताक्षर को रखा गया। ये पहला संशोधन तो ये। चलिए अब किस सेक्शन में भाई जो इतनी 94 धाराएं हैं, क्या 94 धाराएं हमें पढ़नी? जी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। हमें जो है मेन धाराएं पढ़नी है। प्रौद्योगिकी अधिनियम में ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले सेक्शन पढ़ेंगे हम सेक्शन 43।
क्या पढ़ेंगे भाई? सेक्शन 43। इस सेक्शन 43 में क्या हुआ? सेक्शन 43 किससे संबंधित है, या ये धारा 43 किससे संबंधित है? तो इसकी मैं बात करूं तो ये कंप्यूटर उपकरणों के साथ में अगर आप कोई छेड़छाड़ करते हो तो यहाँ पर उसका दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान क्या है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर उपकरणों के साथ में छेड़छाड़ करेगा उसके लिए 3 लाख जुर्माना है तथा 5 साल की कारावास है। ये मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सजा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, तो इस सेक्शन 43 में क्या लिखा गया है? कंप्यूटर उपकरणों के कंप्यूटर के हम जो है आपका सिलेबस जो ये हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर वाला पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो इसकी धाराएं हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है ना। बाकी हमारे कोर्स में नहीं आएगी, मतलब बाकी कोर्स के मतलब हिसाब से कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी धारा इंपॉर्टेंट है बस उनको हमें देखना है। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटर उपकरणों के साथ छेड़छाड़, अब भाई खुद के कंप्यूटर उपकरण के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के आप कंप्यूटर के उपकरणों के साथ में छेड़छाड़ करोगे या सरकार की कोई संपत्ति है उसके साथ अगर आप कोई छेड़छाड़ करोगे, सरकार की संपत्ति मतलब सरकार के दिए हुए कंप्यूटर्स वगैरह हो, मतलब कई ऐसा कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय, और आप वहाँ वर्क कर रहे हैं या सरकारी कार्यालयों में पड़े कंप्यूटर के उपकरणों के साथ आप छेड़छाड़ करते हो तो फिर आपके लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो कंप्यूटर उपकरणों के साथ छेड़छाड़ और इसके लिए दंड का प्रावधान क्या है भाई? दंड है यहाँ पे, दंड का प्रावधान 3 लाख जुर्माना, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल की कारावास, 5 साल कारावास। ठीक, ये है। तो ये दंड का प्रावधान है किसके अंदर? जब हमारी सेक्शन 43 है कि कंप्यूटर उपकरणों के साथ साथ। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको ये लाइन देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर उपकरणों के साथ साथ कंप्यूटर उपकरणों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित आईटी एक्ट की 2000 की धारा कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है धारा 43 यानी सेक्शन 40। ठीक है, अब दूसरी बात करें सेक्शन 44, सेक्शन 44 की बात करें, सेक्शन 44 तो इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले व्यवसाय में धोखाधड़ी, अगर मतलब जैसे दो व्यवसायी हैं और आपस में इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय कर रहे हैं और अगर इसमें से किसी एक पार्टी ने उसके साथ धोखा कर दिया सेकंड पार्टी के साथ में, उसके लिए भी दंड के प्रावधान है। वो किस में है? सेक्शन 40। तो यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय मतलब इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले व्यवसाय में धोखाधड़ी के लिए दंड के प्रावधान हमें कहाँ मिलेंगे भाई? सेक्शन 40, यानी कि ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाएगा सेक्शन 44 के तहत लिखे गए। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों ही धाराएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों धाराएं आपको याद रखनी है कि 43 में क्या है, 44 में क्या है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जैसे कि सेक्शन 65 की बात करें तो कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़, आपने पढ़ा है कंप्यूटर में जब अपन ने लैंग्वेज वाला टॉपिक पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है, अगर वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जा रहा है तो वो उसका क्या है भाई? सोर्स कोड है। अब कंप्यूटर में आप उस प्रोग्राम को चलाना चाहते हो, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा समझता है, यानी सोर्स कोड में जो आपने प्रोग्रामिंग करी और आपको उसको अब मशीनी भाषा में चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट कोड कौन सा हो गया? आप उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर के प्रोग्राम के सोर्स कोड के साथ में अगर आप कोई छेड़छाड़ करते हो तो सेक्शन 65 के तहत वहाँ पर दंड का प्रावधान है। क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं शॉर्ट फॉर्म में आपको पूछा जाएगा कि कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ के दंड के प्रावधान आईटी एक्ट 2008 के या आईटी एक्ट 2000 के किस सेक्शन के अंतर्गत दंड के प्रावधान रखे गए हैं? हम बात कर रहे हैं सेक्शन 65। किसकी बात कर रहे हैं भाई? सेक्शन 65। क्या है सेक्शन 65? कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर दंड के प्रावधान कहाँ है? सेक्शन 65 में है।
फिर बात करते हैं सेक्शन 66, सूचना या कंप्यूटर की जानकारी को हैक करना। आपने क्या किया है, किसी और व्यक्ति के कंप्यूटर की सूचना को हैक कर लिया है, किसी और व्यक्ति के कंप्यूटर को आपने हैक कर लिया है, उससे संबंधित दंड के प्रावधान आईटी एक्ट 2000 के कौन सी सेक्शन में है, कौन सी धारा में है, तो सेक्शन 66 में है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेक्शन 66, सेक्शन 66 या धारा 66, और इसकी बात हम करें तो या कंप्यूटर की जानकारी को हैक करना या कंप्यूटर की जानकारी या कंप्यूटर की जानकारी को हैक करने पर दंड के प्रावधान है भाई सेक्शन 60 के अंदर है। फिर बात करें, अब ये जो सेक्शन 66 है ना, ये सेक्शन 66 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सब क्लोज है, जैसे हम बात करें सेक्शन 66 ए है, सेक्शन 66 ई है, सेक्शन 66 ए से लेके सेक्शन 66 ई तक, और जो बाद में संशोधित अधिनियम में जोड़ी गई थी सेक्शन 66 एफ, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके सब क्लोज भी आपको जो है पता होने चाहिए, और सब क्लोज से संबंधित ही क्वेश्चन है ना। अगर मैं बात करूँ आईटी एक्ट 2000 वाले इस टॉपिक में से अगर कहीं क्वेश्चन आना है सेक्शन को लेके, तो वो सेक्शन 66 के आएंगे और इसकी सब क्लोज को लेके ही आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 66 ए की बात करते हैं, यानी कि धारा 66 के पॉइंट ए की बात करते हैं, यानी पॉइंट के की बात करते हैं। ठीक है, इसे ए कहो या के कहो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, तो 66 ए 66 के में ऐसा क्या है, किस अपराध के प्रति यहाँ पे दंड का प्रावधान किया गया है। तो जब इंटरनेट के माध्यम से आप धमकी भरे मैसेज किसी को सेंड करते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से आप धमकी भरी सूचनाएं किसी को सेंड करते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए दंड के प्रावधान हमें कहाँ मिलेंगे, 66 ए, धारा 66 ए, मतलब आईटी एक्ट 2000 की जो है धारा 66 ए में, या इसको धारा 66 के कह दो, यहाँ हमें उसके दंड के प्रावधान मिलेंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से धमकी देना या धमकी जो है हाँ, धमकी देना, इंटरनेट के माध्यम से धमकी देना या धमकी भरे मैसेज किसी को आप सेंड कर देते हो। ठीक है, तो उसके लिए दंड के प्रावधान है सेक्शन 66 ए प्ले। ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्टार बना लीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन 66 के सब क्लोज बी की बात करें, सेक्शन 66 का सब क्लोज बी या धारा बी को हम क्या कहेंगे, धारा खे। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि भाई कंप्यूटर से आपने क्या किया है, कंप्यूटर से किसी की सूचनाएं आपने चोरी कर ली है, या किसी की मोबाइल से आपने उसका डाटा चोरी कर लिया है, और उस चोरी किए हुए डाटा या सूचना का आप यूज़ करते हैं, आप उपयोग करते हुए पकड़े गए, तो फिर आपके लिए दंड का प्रावधान मिलेगा। किस पे मिलेगा भाई, 66, यानी कि धारा 66 बी के द्वारा उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा जिसने किसी के कंप्यूटर की सूचनाओं को चोरी कर लिया, मतलब कंप्यूटर से डाटा चोरी कर लिया है, या मोबाइल आपने चोरी कर लिया है, और या इसी के साथ एक चीज़ और समझ सकते हो कि किसी का चोरी किए हुए मोबाइल को आप भी यूज़ भी कर रहे हो, तो उसके दंड के प्रावधान भी किसमें है, 60। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अन्य के कंप्यूटर या मोबाइल से, कि अन्य के कंप्यूटर या मोबाइल से डाटा या सूचना को चोरी करके उपयोग में लेने पर इसके लिए दंड के प्रावधान है धारा 66 बी में। किसमें है भाई, धारा 66 बी में। फिर बात करें सेक्शन 66 के सब क्लोज सी की बात करें, तो सेक्शन 66 यानी कि धारा 66 और इसका उपभाग धारा 66 सी, या जिसे हम कहेंगे 66 गे, है ना, सब क्लोज सी में, इसमें क्या है,
आप अगर किसी की पहचान चोरी करते हो, किसी की पहचान चोरी करके, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में जो बुक सबसे अच्छी चलने वाली हो, तो लोग क्या करते हैं, उसके नोट्स भी कॉपीराइट करके और अपने नाम से पोस्ट करना, मतलब अपने नाम से उसको नोट्स को बेच देते हैं ना। तो ये काम आजकल बहुत चल रहा है कि आप है ना किसी के मतलब पके पकाए माल को उठा लेते हैं और अपनी पहचान, उसकी पहचान को छुपाकर आप अपनी पहचान से उसको मार्केट में जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं ना। और कई व्यक्ति तो इतने होते हैं कि जिन्हें कोई डर ही नहीं है, वो सीधा ही उस व्यक्ति की पहचान को चोरी करके और आराम में खुलेआम से, मतलब बाजार में खुलेआम से घूम रहा है, लोगों के सामने चर्चित हो रहा है। और जब चोरी पकड़ी जाती है तो फिर दंड के प्रावधान कहाँ पे है भाई, सेक्शन 66C में, ठीक है। तो किसी की पहचान चोरी करना, यानी कंप्यूटर पे किसी की यूजर आईडी बनी हुई है और उसी यूजर आईडी का यूज अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आपने उसकी पहचान चोरी की है। किसी की पहचान चोरी करने पर उसके दंड के प्रावधान कहाँ पर है भाई, धारा 66 में, धारा 66 के सब क्लॉज सी में या गे में, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब धारा 66D, धारा 66D में क्या है, अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान। कि भाई आपने अपनी पहचान तो छुपा ली है, अब आप किसी अन्य के कंप्यूटर के डाटा तक आप पहुंच रहे हो, व्यक्तिगत रूप से ना उसके डाटा तक आप पहुंच गए, तो वहां दंड का प्रावधान है। मतलब छुप के आपने कोई काम किया है ना, छुप के आपने किसी के कंप्यूटर के डाटा को चोरी किया, तो उसके लिए दंड के प्रावधान है सेक्शन 66D में, यानी धारा 66D में, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ेंगे सेक्शन 66D, धारा 66 और डी को हम कहेंगे गैर। अपनी पहचान छुपाकर, अपनी पहचान पाकर कि अन्य के, अपनी पहचान छुपाकर किसी अन्य के कंप्यूटर की किसी अन्य के, या अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए ना। तो अपनी पहचान छुपाकर अपनी पहचान पाकर कंप्यूटर की मदद से अन्य के डाटा तक व्यक्तिगत रूप से, डाटा तक व्यक्तिगत रूप से पहुंच बनाना, उसके लिए दंड के प्रावधान आपको कहाँ मिलेंगे, धारा 66A में। चलिए नेक्स्ट धारा बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 66 का ई क्लोज, ठीक है। यानी धारा 66 का आने वाला जो क्लोज है वो, ये किसी की निजता भंग करने पर, किसी की निजता भंग करने पर दंड के प्रावधान है कहाँ पर, सेक्शन 66 सब क्लोज ई, किसी की निजता भंग करने पर, निजता भंग करने पर दंड के प्रावधान में भाई धारा 66E में, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपको, यानी कि ये जो धारा 66 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर, किसके अंतर्गत भाई, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत ये जो टॉपिक है इसमें यही धारा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं सेक्शन 66F की, जो कि संशोधन अधिनियम के दौरान जोड़ी गई। कौन सी भाई, धारा 66F कह दो इसे, या धारा 66 कह दो, ठीक है। ये जो है ये बाद में जोड़ी गई है संशोधन अधिनियम में, तो ये पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि एग्जाम में इसको लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये है किससे, साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान, ठीक है। अगर साइबर आतंकवाद से कोई जुड़ा है व्यक्ति तो फिर उसके लिए दंड के प्रावधान 66F में है। तो साइबर आतंकवाद के लिए दंड के प्रावधान, साइबर आतंकवाद के लिए दंड के प्रावधान कहाँ हैं, सेक्शन 66F में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और आगे देखो, अब कुछ एक ही आपकी सेक्शंस या कुछ एक ही धाराएं और है, जैसे कि धारा 67 है, तो वो किससे संबंधित है, धारा 70, 71 और 73।
ये 4 धाराएं, ये 4 सेक्शन और पढ़ेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई ये जो आईटी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका हमारे मतलब अगर हम बात करें कि जीवन में इसके क्या क्या उपयोग है, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग क्या है ना, कहाँ कहाँ हम सूचना प्रौद्योगिकी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आप ईमेल का यूज़ कर रहे हो, ईमेल के द्वारा आप मैसेज फाइल वगैरह सेंड कर पा रहे हो, ये सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है। आप ई मित्र वाले के पास जाके बिलिंग करवा पा रहे हो, ये सूचना प्रौद्योगिकी है। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस कर सकते हो, दो पार्टी बिजनेस कर सकती है, तो ये क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी है। ई कॉमर्स का हम यूज कर पा रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी के कारण, ठीक है। तो अब इसके बाद में जब ये 4 धाराएं और पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम जाएंगे सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग क्या है और राजस्थान सरकार के द्वारा जो है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या पहल की गई। जैसे राजस्थान ई पोर्टल बनाया गया, राजस्थान किसान मित्र पोर्टल बना हुआ है, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए तो बात करते हैं सेक्शन 67। सेक्शन 67 यानी कि धारा 66। सेक्शन 67 में ऐसा क्या प्रावधान किया गया है, किस अपराध के लिए आपको यहाँ पे दंड का प्रावधान है। अगर आप कोई व्यक्ति आपको आपत्तिजनक सूचनाएं के प्रकाशन है ना, आपत्तिजनक सूचनाएं जो है वो प्रकाशित कर दे, है ना, आपत्तिजनक सूचनाओं को ब्रॉडकास्ट कर दे या आपत्तिजनक सूचनाएं किसी को सेंड कर दे, तो उसके लिए दंड के प्रावधान है सेक्शन 67 में, ठीक है। तो आपत्तिजनक आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन, आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े दंड के प्रावधान, से जुड़े दंड के प्रावधान सेक्शन 60 में, सेक्शन 67 में कहा है, धारा 67 में है, ठीक है। इसके बात करते हैं, एक और धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 70। जो अनअधिकारी मतलब आपका अधिकार नहीं है और फिर भी आप किसी अन्य के कंप्यूटर पर पहुंच बना पा रहे हैं, तो वो वहां पर भी दंड का प्रावधान है कि भाई आपको कोई अधिकार नहीं मिल रखा है लेकिन फिर भी आप किसी अन्य का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, किसी अन्य के कंप्यूटर से आप डाटा को चोरी कर रहे हैं, मतलब उसकी डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि आपको उसका अधिकार नहीं दिया गया है ना, तो ऐसे में भी दंड के प्रावधान है धारा 70 में, यानी कि सेक्शन 70। सेक्शन 70 की बात करें तो सेक्शन 70 में हम लिखेंगे कि अनधिकार या अनधिकार रूप से या अनधिकार रूप से अन्य कंप्यूटर, अधिकार रूप से अन्य कंप्यूटर तक पहुंच पाना, पर पहुंच बनाने के लिए दंड के प्रावधान, दंड के प्रावधान ये किस में है भाई, ये है सेक्शन 70 यानी धारा 70 के अंतर्गत ये दंड के प्रावधान किए गए हैं। फिर बात करें सेक्शन 71, भाई सेक्शन 71 है कि डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से आप पेश करते हैं ना, भाई आपने डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश कर दिया है, जैसे कि मान लो कि हम जनसंख्या का डाटा भी कहीं और से उठाते हैं ना, भाई जो मेन जहाँ से भाई जनसंख्या का डिपार्टमेंट जो है, जो जनसंख्या की जो हमें डाटा आंकड़े रखते हैं वो तो ओरिजिनल आंकड़े हैं ना, और वहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके क्या करते हैं, जैसे हम क्रोनोलॉजी में भी देखते हैं, बहुत सारी गाइडों में भी ये आंकड़े देखते हैं ना, तो मतलब ये कॉपी पेस्ट किया हुआ मैटर है। लेकिन अगर आपने उन आंकड़ों के साथ में छेड़खानी कर दी, आपने कुछ गलत आंकड़े टाइप कर दी है, तो उन या फिर कंप्यूटर में रिलेटेड कोई है उसमें डाटा या आंकड़ों को आपने गलत तरीके से पेश कर दिया, तो उसके लिए भी दंड के प्रावधान कहाँ है, धारा 71 में यानी सेक्शन 71 में, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 71। सेक्शन 71 धारा 71, डाटा या आंकड़ों को, डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने पर, गलत तरीके से पेश करने पर दंड के प्रावधान, दंड के प्रावधान ये कहाँ पर है भाई, सेक्शन 71 में है। कहाँ है, सेक्शन 71 में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 73, बस अब ये लास्ट धारा है जो इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में अब हम देखें। भाई सेक्शन 73 में किसके लिए दंड के प्रावधान है कि फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का अगर आपने प्रकाशन कर दिया तो फिर आपको लिए उसके लिए दंड के प्रावधान है धारा 73।
तो सीधा शॉर्ट में, और इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान। ये कहाँ पर है भाई? ये है आपके, जैसे ये दंड का प्रावधान कहाँ है, तो ये है सेक्शन 73 में। कहाँ है भाई? सेक्शन 73। तो इस तरीके से ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वाला टॉपिक था, इसकी जो मेन चीज़ें थी कि भाई ये कब लागू हुआ और भारत सरकार द्वारा इसे कब लागू किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या था, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। फिर हमने देखा कि इसका जो संशोधित अधिनियम आया, उस संशोधित अधिनियम में क्या क्या संशोधित किया गया और उससे जो संबंधित मेन धाराएं थी उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ, राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या जो है भाई महत्वपूर्ण कार्य किए गए है ना। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम बात करें तो जैसे आज अगर आपके लिए मैं बात करूं, भाई आप स्टूडेंट हैं, आप फॉर्म डालेंगे, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपयोग क्या हुआ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में? SSO ID, सिंगल साइन ऑन। कि भाई आज आप SSO ID के द्वारा आपका सारा डाटा जो है, आपकी जो व्यक्तिगत पहचान है या व्यक्तिगत रूप से जो आपकी डाटा है, वो सारा आपका एक ही जगह है SSO ID पर। ठीक है, तो आपको बार बार फॉर्म भरने के लिए डाटा मतलब ई मित्र के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के मोबाइल से ही जो है अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ये कार्य आपका आसान हो गया और एक डिजिटल रूप में आपका जो डेटा था वो डिजिटल रूप से आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में सेव हो गया है ना। तो ना तो अब उसको नुकसान पहुंचने वाला है, मतलब वो सिक्योर है, सेफ है, और बार बार आपको एक ही जानकारी बार बार अलग अलग फॉर्म के लिए ना देना पड़े, तो उसके लिए भी ये आसान काम आपका हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी जो यह अधिनियम था, इसमें राजस्थान के कौन कौन से महत्वपूर्ण पोर्टल हैं। ठीक है, तो राजस्थान के महत्वपूर्ण पोर्टल, ठीक है, जो मेन है जिनको लेके क्वेश्चन आते हैं वही देखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के महत्व पोर्टल। ठीक है, तो विद्यार्थियों के हित की बात की जाए तो विद्यार्थियों के हित में सबसे अच्छा काम क्या हुआ कि भाई SSO ID, आप SSO ID यानी सिंगल साइन ऑन, और सभी को पता है कि SSO ID कहाँ यूज होती है। ठीक है, तो ज़्यादा इसकी डिटेल में बात करने की जरूरत ही नहीं है ना, बस इसकी फुल फॉर्म याद रखना, सिंगल साइन। ठीक है, SSO ID ओपन करो, आपकी सारी डेटा वहाँ है, आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 10th में कितने परसेंटेज थे, 12th में क्या परसेंटेज थे, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी सूचना आपकी SSO ID पे है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो भामाशाह वॉलेट है ना, राजस्थान सरकार का मतलब न्यू सिक्योर पेमेंट ऐप जो है वो आया है भामाशाह वॉलेट। क्या आया अभी? भामाशाह वॉलेट। तो भामाशाह वॉलेट, भामाशाह वॉलेट का मतलब क्या होता है भाई? छोटा, मतलब छोटा आपका पर्स, छोटा आपका बटुआ जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी जैसे आप कुछ मनी आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो ना। तो वैसे ही ये भामाशाह वॉलेट है जो कि राजस्थान सरकार का एक न्यू सिक्योर पेमेंट ऐप है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार का न्यू सिक्योर पेमेंट ऐप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे राज ई वॉलेट हो गया है ना, भामाशाह या आधार से आपका जो है अकाउंट बनाए जाते हैं और सरकारी दस्तावेजों को सीधे अकाउंट में सरकार दस्तावेजों को वेरीफाई करता है। ठीक है, ये राजस्थान ई वॉलेट जो है, इसमें आप सरकारी दस्तावेज रख सकते हैं और इसको सरकार जो है सीधे यही से आपके जो है दस्तावेज को चेक करता है। तो राज ई वॉलेट ये भी कब पॉसिबल हो पाया? सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो राज ई वॉलेट में ऐसा क्या है, तो ये भामाशाह या आधार से भामाशाह कार्ड या आधार कार्ड से आपका अकाउंट बनाया जाता है। भामाशाह या आधार से अकाउंट बनाए, और इसके अंदर क्या होगा कि मतलब सरकार जारी दस्तावेज सीधे अकाउंट में, है ना, सरकार के द्वारा जो भी दस्तावेज आए वो सीधे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सरकारी जारी दस्तावेज के अकाउंट में
और सरकार जो है दस्तावेजों को वेरीफाई करता है ना। सरकार दस्तावेजों को सरकार दस्तावेजों को वेरीफाई वेरीफाई करती है, वेरीफाई करती, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा और कौन सा पोर्टल है, जैसे मैं बात करूं राजधरा पोर्टल है ना, कृषि भूमि नामांतर, जमीनी मामले या जमीनी संबंधी वाद न्यायालय से में दायर करने की सुविधा, ये सारी सुविधा मतलब एक किसान को अपनी भूमि से संबंधित अगर कोई भी जजमेंट चाहिए तो उससे संबंधित जो है कौन सा पोर्टल है राजस्थान सरकार का, वो है राजधरा पोर्टल, ठीक है। तो राजधरा पोर्टल नाम से ही पता चल गया होगा कि भाई इसका काम क्या है ना। राजधरा, धरा का मतलब क्या होता है भाई जमीन, तो जमीन संबंधित अगर कोई भी न्याय चाहिए किसान को तो वो राजधरा पोर्टल पे सीधी अपनी शिकायत जो है वहां पे दर्ज कर सकता है, ठीक है। तो कृषि भूमि नामांतरण है ना, कृषि भूमि नामांतरण नामांतरण या फिर हम कह दें यहाँ पे कि जमीनी मामले जितने भी हैं, जमीनी मामलों की शिकायतें हम राजधरा पोर्टल पे कर सकते हैं। मामले हैं जमीनी संबंधी जितने भी वाद है उनको न्यायालय में दायर करने की सुविधा भी यहाँ है। तो जमीनी संबंधी वाद जमीनी संबंधी वाद न्यायालय में दायर करने की सुविधा वो भी राजधरा पोर्टल पे है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि राजवोट एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे आधारित एक प्रोग्राम है जो नागरिकों के प्रश्नों का जवाब चैटबॉट में देता है ना। तो राजवोट, ठीक है, राजवोट एआई पर आधारित प्रोग्राम यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित प्रोग्राम है, ये आधारित प्रोग्राम है जो जो मतलब जो व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को, मतलब नागरिकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब सीधा चैटबॉट में देता है ना। तो नागरिकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब चैटबॉट पे देता है। कहाँ देता है भाई, सीधे चैटबॉट में डालता है आंसर, ठीक है। तो ये आपके राजवोट भी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया है। फिर हम बात करें जैसे राजस्थान संपर्क पोर्टल है, मोबाइल ऐप है जो शिकायत निवारण के रूप में कार्य करेगा है ना, और उसकी जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है, जैसे नंबर है 181 है ना, 181 नंबर है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल आप सीधे 181 नंबर पे क्या कर सकते हो, अपनी अगर कोई ऐसी समस्या आपके साथ हो गई है, जैसे आप कहीं सुनसान रास्ते पे जा रहे हो और कोई ट्रेजेडी आपके साथ हुई है, तो डायरेक्ट आप अपनी हेल्प लेने के लिए जो है 181 पे आप कॉल कर सकते हो है ना। तो मोबाइल ऐप है एक तरीके का जो शिकायत निवारण के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का मोबाइल ऐप है जो शिकायत निवारण के में कार्य करेगा। आप इस पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, हेल्पलाइन नंबर 181, ठीक है। आपके मोबाइल में भी होते हैं, सबके मोबाइल में होता है 18 नंबर, ये ठीक है ना। चलिए, फिर बात करें राजमेघ है ना, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करेगा, राजनेट के लिए क्लाउड प्रोवाइड सर्विस करेगा। ई धरती कार्यक्रम जो हो गया वो सभी गाँव के राजस्व मानचित्रों को डिजिटाइज करेगा है ना। तो कुछ ये भी है इंपॉर्टेंट, तो वो भी अपन लिख लेते हैं, बस पोर्टल के नाम लिख लेते हैं, उपयोग तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। भाई जो राजमेघ है, राजमेघ का काम क्या है, ये जो राजमेघ पोर्टल है इस पर क्या किया जा सकता है। राजमेघ पोर्टल पे मैंने आपको बताया कि ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवाता है कौन भाई, राजमेघ पोर्टल, ठीक है। और फिर हम बात करें कौन सी कि ई धरती कार्यक्रम, तो सभी गांवों के जो राजस्व मानचित्रों को डिजिटाइज करना, ठीक है। फिर एक है किसान सेवा पोर्टल है ना, किसानों से जुड़ी सुविधाएं हैं, ऋण आवेदन करना, सब्सिडी एक ही प्लेटफॉर्म पर देना है ना। तो ये ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं, किसान सेवा पोर्टल,
किसान सेवा पोर्टल। भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि भाई किसानों से जुड़ी सुविधाएं हैं, है ना। किसान अपनी भूमि के लिए जो है ऋण का आवेदन कर सकता है, उस बैंक के द्वारा ऋण दिया जा सकता है, ठीक है। तो किसानों से जुड़ी सुविधाएं, ऋण आवेदन, ऋण आवेदन, ऋण आवेदन और साथ ही साथ सब्सिडी एक ही प्लेटफॉर्म पर देना। सब्सिडी एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर देना, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि और कोई पोर्टल जैसे राजनेट जो है, प्रत्येक ग्राम स्तर तक जो है कनेक्टिविटी देना, मतलब प्रत्येक गांव तक नेट पहुंच जाए, है ना। प्रत्येक गांव का कोई व्यक्ति नेट के अभाव में ऐसा नहीं हो कि उसका कोई ऑनलाइन काम रुक जाए, तो प्रत्येक गांव तक नेट को पहुंचाना वो किसके द्वारा पॉसिबल है? राजनेट के। यानी राजनेट ही आपको नेटवर्क देता है। गाँव में जो नेट चल रहे हैं, गाँव में इंटरनेट की सुविधा जो है वो राजनेट के द्वारा ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लिख लेंगे राजनेट, राज ग्रामीण स्तर तक नेट की पहुंच, है ना। या ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक ग्राम स्तर तक जो है कनेक्टिविटी देना, कनेक्टिविटी देना यानी नेटवर्क देना, ठीक है। ये याद रखेंगे नेटवर्क राजनेट के माध्यम से, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या है कि राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है, ठीक है, इसकी सुविधा भी आपको राजनेट के द्वारा मिल जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को आईपी फोन दिए गए हैं और जिला कलेक्ट्रेट व ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देना, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। राजनेट के माध्यम से ही जो है जिला जिला कलेक्ट्रेट व ब्लॉक स्तर पर, है ना, जिला कलेक्ट्रेट पे ब्लॉक स्तर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देना, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ठीक इसके राजनेट के माध्यम से ही वह पॉसिबल हो पाई है। क्लियर ये बात। चलिए तो भाई की जो सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र था उसका उपयोग करते हुए मतलब जो है राजस्थान सरकार ने ऐसे कौन कौन से पोर्टल बनाए। एक है आपके राजकाज पोर्टल। राजकाज पोर्टल का क्या है? राज्य सरकार के सभी राजकीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और जो कॉरपोरेशन है आदि के सभी के विभागीय रिकॉर्ड को ऑनलाइन रखता है। कौन भाई? राजकाज। तो अब सिर्फ जो मेन थे वो तो अपन ने पढ़ लिए, बाकी के अपन सिर्फ क्या लिखेंगे? राजकाज, है ना। नाम लिखेंगे सिर्फ, है ना। तो एक पोर्टल है राजकाज पोर्टल। तो राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग हैं उनके जो है रिकॉर्ड को ऑनलाइन रखना, ये किसके द्वारा है? राजकाज पोर्टल के द्वारा। फिर हम बात करें ई गवर्नेंस व IT नीति की, तो मुख्यमंत्री द्वारा नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति जब 5 नवंबर 2015 को जारी की गई है ना, तो उसी समय ये ई गवर्नेंस और IT नीति। शिक्षावाणी कार्यक्रम चल रहा है ना। शिक्षावाणी कार्यक्रम क्या है कि जो आकाशवाणी केंद्रों से शिक्षावाणी कार्यक्रम का निशुल्क प्रशासन शुरू किया गया है। शिक्षावाणी कार्यक्रम भी चल रहा है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम भी चल रहा है, हम सफ़र ऐप सड़क दुर्घटना संबंधी है, रोड सेफ्टी पर आधारित है ना। ई दाखिल पोर्टल है विश्व। और हम बात करें राजस्थान विधानसभा का एक iOS ऐप है, राजस्थान टूरिज्म ऐप है, ब्रांड एम्बेसडर है जिसकी करिश्मा हाड़ा, ठीक है। तो राजस्थान टूरिज्म ऐप भी है। तो ये सारी सुविधा आपको किसके माध्यम से मिल रही है भाई? आपको ये सब सुविधा आप उठा पा रहे हो, ये इनका लाभ ले पा रहे हो, वो है सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत, ठीक है। तो जो कुछ और बच गए हैं उनके सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ नाम लिखेंगे। जैसे कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम पोर्टल, शिक्षा वाणी कार्यक्रम पोर्टल, शिक्षा वाणी कार्यक्रम पोर्टल, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, गवर्नेंस और आपके और क्या बच गया इधर? ई गवर्नेंस शिक्षा कार्यक्रम हो गया। ई दाखिल पोर्टल, राजस्थान टूरिज्म पोर्टल, राज टूरिज्म पोर्टल, ठीक है। ये राजस्थान टूरिज्म पोर्टल वाला जो ऐप है, राज टूरिज्म पोर्टल नहीं है, आप इसको राज टूरिज्म ऐप कर लो, ठीक है। के अलावा अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान विधानसभा वाला छोड़ दो, हम सफ़र ऐप जो सड़क दुर्घटना से संबंधित है, ये जरूर याद रखना है ना। हम सफ़र ऐप सड़क दुर्घटना, ये याद रख लीजिए, सड़क दुर्घटना से संबंधित ऐप है आपका हम सफ़र ऐप, ठीक है।
चलिए, इसके अलावा शिक्षा दर्शन कार्यक्रम हो गया आपका, शिक्षावाणी कार्यक्रम हो गया, ई गवर्नेंस हो गया। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लगभग आपके जो है सारे जितने भी पोर्टल थे राजस्थान सरकार के द्वारा, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। और बच गए हैं तो उसको हम नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ ज्ञान ऐप बना है, शाला संबल ऐप है, माई बुक ऐप है, ठीक है, और राजस्थान किसान जैसे क्रेता विक्रेता ऐप है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन जो मेन थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने इस क्लास में चर्चा की है। बस आप जो है लगातार ऐसे पढ़ते रहिए, रिविज़न ज़रूर कीजिएगा और मेहनत अच्छी कीजिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।